नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार साहू है। मैं प्रैक्टिस 18 सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस नागपुर में कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस कोरोना महामारी में हमने लाखों जानें गंवाई है, लाखों डेड बॉडीज़, लाखों लाशें देखी है हम लोग ने फ्रेंड्स। और हॉस्पिटल्स में बहुत पेशेंट्स की जान जा रही है। दोस्तों, क्या रीज़न हो सकता है मुझे इस महामारी के, इस डेथ के पीछे? इस डेथ के पीछे कोई बड़ा रीज़न अगर जवाबदार है फ्रेंड्स, तो वो है डर, दहशत, अनकंट्रोल्ड एंजाइटी, फियर ऑफ हॉस्पिटल। पेशेंट के दिमाग में ऐसा है, इफ़ आई गो टू द हॉस्पिटल आई वॉन्ट एबल टू कम आउट फ्रॉम इट अलाइव। बहुत तरह के फियर होते हैं पेशेंट्स में। फियर होता है इन्फेक्शन का, फियर होता है ऑपरेशन का, फियर ब्लड का, फियर नीडल का। एक जर्मन ऑन्को सर्जन, कैंसर सर्जन मिस्टर रिकी हैमर, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बीमारी के पीछे मानसिक कारण के अध्ययन में लगा दी। उनके तजुर्बे, उनके रिसर्च के हिसाब से लंग्स अगर कमज़ोर होते तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है फियर, फ्राइट, uncontrolled anxiety are responsible for lungs diseases to make a lung weak. लंग्स, फेफड़ों का जो सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में सिचुएटेड है। अगर कोई इमोशंस उस सेंटर को वीक कर सकता तो वो लंग्स को खोखला कर सकता, और वो चीज़ है फियर, दहशत, डर, मौत का डर, फियर ऑफ सफोकेशन, फियर ऑफ एज इफ माई लाइफ स्टेक, मेरी लाइफ दाव पर लग गई है। ये सिचुएशन, ये चीज़ अगर पेशेंट के ब्रेन में रजिस्टर्ड हो जाए तो पेशेंट का लंग डैमेज होने में कोई समय नहीं लगता। बहुत इजीली पेशेंट लंग्स की बीमारी में उतर जाता है। आज इस महामारी में चारों तरफ दहशत है, दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, और ये डर हमारे लंग्स को खा रहा है। हमारे नियर डियर बहुत करीबियों की डेथ हो रही है। इट इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर अस। दोस्तों, माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन वॉज द पर्सन दैट फेसिंग वेरी बैड इवेंट in their life, facing a very critical situation, facing a very stressful situation in their life, the person are very easily land up into disease, and his immunity is deprived, and patient land up into disease very easily. A person suffering from major disease already have very low immunity, overuse of allopathic medications. This thing make our immune system weak, and patient very easily land up into very fatal state. The first thing is overcome from this fear. बहुत से वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है जो डर को, हाउ टू ओवरकम द फियर। बट दोस्तों, अपने बीमारी के लक्षणों को इंटरनेट पे सर्च करना, वेबसाइट पे सर्च करना बंद कीजिए। बीमारी को लेकर पैनिक होना बंद कीजिए। टीवी चैनल्स में कंटिन्यू देखना बंद कीजिए। ये आपको हमेशा डर 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 पैदा कर रहे हैं। और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन पे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे बात हो सके तो मत कीजिए। हाँ, नो डाउट, बी अलर्ट, बी कॉशियस। अपना हेल्थ आप चीटर्स के हाथ में मत दिए। बहुत से चीटर्स अवेलेबल है जो आज इस महामारी में हमारी जान बचाने के बदले वो हमारे पैसे पे उनकी नज़र है। बी अलर्ट,
Be cautious, but at the same time not to be panic. There are the many situations, बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिससे आप अपने डर को काबू पा सकते हो। अपना डर को आप अपने नियर परिचित, अपने डॉक्टर, अपने मित्र, अपने परिवार से शेयर करो। उसको कमजोरी मत समझो, अदरवाइज वो आपको खा डालेगा। हमारे शरीर में एक नैसर्गिक रोग प्रतिकारक शक्ति है जो सेल्फ हीलिंग है। बहुत से पेशेंट लंग फाइब्रोसिस में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, मैं लंग फाइब्रोसिस में जाने के पीछे बड़ा जिम्मेदार एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स जवाबदार है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं हेल्थ के लिए, क्यूरेटिव प्रोसेस के लिए। वो हेल्पफुल बैक्टीरिया वायरस भी एंटीबायोटिक में मर जाते हैं। तो पेशेंट वेरी इजीली लैंड अप इनटू लंग फाइब्रोसिस टाइप ऑफ डिजीज। इट इज नथिंग बट योर इंटरनल फियर। फर्स्ट ऑफ, calm down first. Though you are facing such a critical situation, still calm down first. डर आपको कभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, कभी नहीं। बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करो अपने आप पर। पहली बात, सबसे फर्स्ट, खुद पे विश्वास रखो, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखो, उसके ट्रीटमेंट पे विश्वास रखो और विश्वास करो कि आप ठीक हो रहे हो और डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे। अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर फियर। एक हेल्दी फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। फैमिली गुड फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है मित्रों। ये पेशेंट को अंदर से बल देता है। ये समय किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है, कोई गवर्नमेंट को, कोई एजेंसीज को, कोई सिस्टम को नहीं। ये समय है पहले अपने आप को सुदृढ़ बनाने का। किसी भी सिचुएशन में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मुझे मेरे डर को मात देनी है और मैं इस बीमारी से हर हालत में बाहर निकलूंगा। You are come out from the situation very easily friends. बीमारी उन्हीं को घातक है जिसकी इम्यूनिटी बहुत बहुत लो थी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे डर ने ही हमको मार डाला। फ्रेंड्स, होम्योपैथी हैज अ पावर टू रिजॉल्व। हमारे कुछ केसेस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे देखिए आप। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। नमस्कार, मी अमित देऊळकर. मागच्या 10 दिवसापासून मला कोविड झाला आहे आणि 6 तारखेपासून मी इथे दंदे हॉस्पिटलला ॲडमिट आहे. मला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. शॉर्ट ब्रिदिंग मी करू शकत होतो, पण लॉंग ब्रिदिंग असं
मी करू शकत नव्हतो. डॉक्टर शाहूंचं होमिओपॅथीचं मी औषध घेतलं काल 3 वेळा, रात्री 9 वाजता, 10 वाजता आणि 11 वाजता. आज सकाळपासून मला बरं आहे. नॉर्मल ब्रीदिंग मी करू शकत आहे आणि बरंच रिफ्रेश वाटत आहे. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ हर्पिता और ये एक स्पेशल थैंकिंग वीडियो है फॉर डॉक्टर राजकुमार शाहू. सॉरी, वैसे तो ये थैंकिंग वीडियो है पर मैं इसकी शुरुआत सॉरी से कर रही हूँ. इसकी वजह ये है कि मुझे कहा गया इस वीडियो को 2 मिनट में बनाने के लिए, बट दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप डॉक्टर राजकुमार शाहू के बारे में 2 मिनट में डिस्क्राइब कर पाए. एक्चुअली अगर मुझे 2 घंटा भी उनके बारे में बोलने के लिए कोई बोल दे तो शायद मेरे लिए वो भी कम पड़े. तो 2 मिनट तो बहुत छोटा सा वक्त है मेरे लिए, एंड रियली आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, माई थैंक्स एंड एवरीथिंग, द अप्रिशिएशन अबाउट हिम इन 2 वर्ड्स एंड इन 2 मिनट्स. जस्ट नॉट पॉसिबल. और शायद मेरे लिए ही नहीं, जिन्होंने भी सर को एक्सपीरियंस किया है, सर के साथ अपनी लाइफ की जर्नी निकाली है, वो हर इंसान शायद आज जो मैं कह रही हूँ वो यही सेम वर्ड कहेंगे. एक्चुअली आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मेरे डैड कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव थे. 8 मई को वी केम टू नो दैट ही इज़ पॉजिटिव और उनका CD वैल्यू ऑलमोस्ट 17 था. अर्लियर स्टेज में तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सारे मेडिसिन एलोपैथी उनके हो चुके थे, जो भी हमें रिकमेंड डोज दिए गए थे वो सब हमने कंप्लीट किया. उसके बावजूद भी 8-9 डे के बाद सडनली डैडी का जो कफ लेवल है वो बहुत बढ़ गया. उन्हें ड्राई कफ सबसे ज़्यादा था और इस सिचुएशन में हमें CT स्कैन के लिए डॉक्टर ने रेफ़र किया. आफ्टर मेकिंग अ CT स्कैन हमें पता चलता है कि उनका CT स्कोर 9/25 आता है और सडनली उनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम हो गया है. अब इसके बाद जब हम हॉस्पिटल्स में गए इनके ट्रीटमेंट्स के लिए तो ऑलमोस्ट 3-4 हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिशन लेने से मना कर दिया था. इवन आई कैन नेम दैट हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल एंड लता मंगेशकर, और हमने आदित्य रेवेन्यू, इस हॉस्पिटल में भी हमने ट्राई किया था. मतलब कई सारे हॉस्पिटल्स में हम एक सीरियस पेशेंट को लेके जा रहे हैं एडमिशन के लिए और हर किसी ने हमें एडमिशन देने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज कि डैडी के चेस्ट में फाइब्रोसिस बन चुके थे. उनका जो चेस्ट का इन्फेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था और उनका ऑक्सीजन जो लेवल है वो डाउन होते जा रहा था. इट मीन्स एक टाइम था जब डैडी का ऑक्सीजन लेवल 75 to 76 ये उनका रेशियो था. In this condition, nobody was agreed to take him and to give him the admissions. At that condition, मैंने डॉक्टर शाहू इन्हें कॉल किया है. एक्चुअली मुझे पता था कि सर ठीक कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरा दिमाग चला नहीं शायद, और व्हाट आई डोंट नो, जो मैं उन्हें एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए मैंने रिकमेंड कर दिया. और मुझे टाइम पे याद आया, और उस टाइम पे भी, उस पीक टाइम पे भी जब कोई भी डॉक्टर्स उन्हें एडमिशन लेने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि सब डॉक्टर्स का ये कहना था कि ही इज़ अ वेंटिलेटर पेशेंट, तो वी कांट ट्रीट हिम एंड इवन वी कांट सेव हिम. हम उन्हें बचा नहीं सकते क्योंकि एक वेंटिलेटर पेशेंट है. और मेरे डैड की जो एज है वो 63 है और उनका नाम बी प्रकाश राव है. सो हर किसी ने उनको एडमिशन देने से इनकार कर दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक वेंटिलेटर पेशेंट थे और उन्हें बचा पाना मुश्किल था क्योंकि उनकी एज अबव 63 है. इस कंडीशन में सर ने इस केस को लिया. ना कि सिर्फ इस केस को लिया, मुझे एश्योरेंस भी दिया 48 आवर्स का कि 48 आवर्स में मेरे डैड नॉर्मल हो जाएंगे. इस कंडीशंस में जब डैड को हमने पायोनियर हॉस्पिटल में बहुत ही मिन्नतें, मतलब मैं उन नामों को नहीं लेना चाहती हूँ कि कितने लोगों की हेल्प से हमें उस हॉस्पिटल में एडमिशन मिला डैड के लिए, और एडमिशन भी नहीं मिला. वैसे मैं हॉस्पिटल का नाम बताना चाहूँगी, दैट इज़ द पायोनियर हॉस्पिटल इन बैरमजी टाउन. वहाँ पे भी डैडी को बेड नहीं मिला था. डैड मेरे कैजुअलिटी में थे और 3 दिन से वो हॉस्पिटल के बाहर ही ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में बेड ही नहीं थे. और वो भी हमसे हाई रिस्क अथॉरिटी फॉर्म में साइन लिया गया कि अगर आपके पेशेंट को कुछ भी होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो शायद जो भी अभी इस कोविड के कंडीशंस में है वो इस कंडीशन को समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर वालों से आप हाई रिस्क अथॉरिटी में साइन ले ले और ये कहे कि आपका पेशेंट बचा पाना हमारे लिए मुश्किल है, आप आपके रिस्क पे, वो भी उन्हें हॉस्पिटल के बाहर ट्रीट करवा रहे हैं, ये चीज़ें हमसे वहाँ पे फॉर्म पे साइन करवा के ले ली गई. इस कंडीशन में डॉक्टर शाहू ने ना कि सिर्फ मेरे डैड को ट्रीट किया बल्कि मुझे एक एश्योरेंस दिया 48 आवर्स का. एक्चुअली एक एश्योरेंस ही बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी.
स्पेशली पेशेंट्स के परिवार के लिए, क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि हम ट्रीट कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि ये ट्रीटमेंट किस लेवल पे जाएगी या हमारा पेशेंट हमें वापस मिलेगा या नहीं। पेशेंट तो अपनी जगह होता है, पर उसके परिवार वाले जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी माइंड सेट उस वक्त क्या होता है, जिन पे ये चीज़ गई है, मतलब बीती है, वो आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इन दिस कंडीशन सर ने चैलेंज तो लिया ही और मेरे डैड को इतने सीरियस कंडीशन से ही टेक आउट। हालांकि उनका इन्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा था चेस्ट में, आई कैन शो द रिपोर्ट्स ऑल्सो। सो उनका ना उनका जो सिटी स्कैन HRCT में उनका 9/25 उनका स्कोर था। और उसके बाद डैडी को स्टेरॉइड इंजेक्शंस पे लिया गया। उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शंस का रिक्वायरमेंट था, और रेमडेसिविर के बारे में शायद मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भी नागपुर के कंडीशंस हैं शायद हम में से किसी से भी छिपे नहीं हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए का डिमांड किया गया, और वो इंजेक्शंस देने के बाद भी एश्योरिटी नहीं थी कि मेरे डैड ठीक हो जाएंगे। प्लाज्मा के लिए डिमांड किया गया, एक प्लाज्मा 16,000 का था, और उसके लिए भी डोनर ढूंढना था मुझे, और ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था। इन सब कंडीशन से जब डॉक्टर शाह ने मेरे डैड को एक नॉर्मल अमाउंट, दैट मीन्स ओनली 2,100 रुपीज़, आज की डेट में 1,000 रुपये की इंजेक्शन को भी 1.5 लाख में ब्लैक किया जा रहा है, इस कंडीशन में डॉक्टर शाह ने सिर्फ 2,000 रुपीज़ ही ओनली चार्ज फॉर द मेडिसिन। और जैसा कि उन्होंने कहा 48 आवर्स में उन्होंने ना कि मेरे डैडी को आउट ऑफ डेंजर निकाला, यू विल नॉट बिलीव कि उनका ऑक्सीजन मास्क भी उतार दिया गया एग्जैक्टली 2 डेज़ में। मतलब फर्स्ट डे गया जब डैड ने ये कहा कि अब मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे कुछ खाना खाने की इच्छा हो रही है, मेरा स्मेल वापस आ गया है, मेरा टेस्ट वापस आ गया है, आई एम फीलिंग लाइक एनर्जेटिक, उनका ये रिस्पॉन्स। एंड सेकेंड डे डॉक्टर ने उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। इट वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस कि जो पेशेंट को अब तक डॉक्टर वेंटिलेटर पे डालने की बात कर रहे थे, या वेंटिलेटर पे भी उनको सीट देने के लिए अलाउ नहीं थे, वो आज उनका सेकेंड डे में ही मास्क निकाल दिया उन्होंने उनका ऑक्सीजन। और डैडी का ऑक्सीजन लेवल जो 75 to 76 था, वो अभी 94 and 96 कवर कर रहे हैं। आज मेरे डैड को डिस्चार्ज भी मिल गया है। मेरे डैड सिर्फ 3 to 4 डेज़ उन्होंने हॉस्पिटल में रहा। सर की मेडिसिन स्टार्ट करने की ठीक सेकेंड डे में ही डैडी को डिस्चार्ज भी दे दिया गया, क्योंकि उन्हें अब ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ इज़ कम्प्लीटली ओके विदाउट ऑक्सीजन। एंड वन मोर थिंग, उनका ऑक्सीजन 10 लीटर पे चल रहा था, 10 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, इससे कम में तो उनको ऑक्सीजन दिया ही नहीं गया। इस कंडीशन का पेशेंट 2 डेज़ में नॉर्मल होता है। एज ए डॉक्टर शाह सेड 48 आवर्स, ही जस्ट गिव मी द टाइम, ही जस्ट टुक द चैलेंज एंड एज ही सेड उन्होंने वैसा किया। और इतने ही आवर्स में ना कि मेरे डैड नॉर्मल हुए, उनकी जितनी भी खांसी थी, उन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई कफ था, अ सीवियर ड्राई कफ ही हैड। उनका ड्राई कफ से तो उन्हें रिलीफ मिला ही, प्लस वो भी खाना भी खा सकते हैं, उनका टेस्ट भी वापस आ गया है, उनमें का भी एक पावर है, अब वो पहले जैसा नॉर्मल फील कर रहे हैं। एंड सरप्राइज थिंग इज़ दैट कि हमें उन्हें हॉस्पिटल से लेके जाना पड़ा, मतलब वी कैन टेक हिम द होम बैक टुडे। डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि हॉस्पिटल में हम 2 लाख का बिल देने के बावजूद, ये 2 लाख तो हम इससे सिर्फ एक डिपॉजिट लिया गया, उसके बाद भी हमें बाहर रखना पड़ा अपने पेशेंट को, तो भी एश्योरिटी नहीं थी। और कहाँ 2 लाख रुपीज़ और कहाँ 2,000 रुपीज़, बहुत बड़ा डिफरेंस है इस अमाउंट ग्राफ में भी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट इज़ गेटिंग नॉर्मल इन दिस कंडीशन। जब 1,000 रुपये की रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ब्लैक की जा रही है 30,000 में, जब एक ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अगर इस टाइम पे होम्योपैथी जैसे एक ऐसा पैथ जिसमें लोग बिलीव नहीं करते, स्पेशली आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस मैसेज टू एवरीवन दैट डोंट कंपेयर द होम्योपैथी विद द एलोपैथी, बिकॉज लोगों का कहना है कि होम्योपैथी क्या करेगा, बट मेरा कहना है जो होम्योपैथी कर सकता है क्या वो एलोपैथी कर सकता है। सो डोंट कंपेयर द पैथी, जस्ट ट्रस्ट एंड गो ऑन। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद डॉक्टर शॉ। इसके 2 साल पहले भी जब मेरी मदर के लिए व्हेन शी वाज एडमिटेड इन द मेडोट्रीना हॉस्पिटल, हमारा बहुत बड़ा बिल वहाँ पे भी निकला था। और इतना बिल पे करने के बावजूद भी, मेरी मॉम ब्रेन हैमरेज के पेशेंट थे, इतना सब कुछ पे करने के बाद भी एट लास्ट डॉक्टर ने कहा अगर 6 महीने में आपकी मॉम अगर एक फिंगर भी मूव करते हैं सो इसी को उनके इम्प्रूवमेंट समझना, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इतना लंबा लाखों का बिल देने के बावजूद भी डॉक्टर ने ये बोल के हमारी मम्मी को हमें डिस्चार्ज करके दे दिया। उस कंडीशन में भी डॉक्टर शाह वॉज द ओनली लाइफ लाइन फॉर अस, एक्चुअली लाइफ लाइन, गॉड फादर, शायद मैं जो भी बोलूँ वो कम है आज के डेट में। सिर्फ उन्होंने 72 आवर्स का चैलेंज लिया, और ये 72 आवर्स में उन्होंने मेरे मॉम को उनके पैरों पे चल के वो उनके क्लिनिक में गए थे, जबकि फर्स्ट डे मेरी मैम स्ट्रेचर पे आए थे उनके क्लिनिक में। 3 डेज़, जस्ट 3 डेज़ में वो अपने पैरों पे चल के उनके क्लिनिक में गए थे। तो मेरे लिए 2 मिनट, 2 घंटा या पता नहीं कितना वक्त भी अगर सर के बारे में मैं तारीफ करूँ तो दिस इज़ less enough for me. I can continuously talk about the sir, and this is my request to everyone. Don't think and don't doubt in homeopathy कि जो चीज़ बड़े बड़े इंजेक्शन, जो बड़े बड़े स्टेरॉइड इंजेक्शन बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए, इतना सारा डेथ रेशियो है,
क्या होम्योपैथी में ये हो पाएगा? डेफिनेटली जो चीज़ एलोपैथी नहीं कर सकता है वही चीज़ होम्योपैथी कर सकता है। दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, ये मेरा ट्रस्ट है आज से 2-3 साल से पहले से, क्योंकि 3 साल 2.5 साल पहले मेरी मॉम की ये कंडीशन थी, तभी भी सर ने ही उन्हें आउट ऑफ डेंजर निकाला। और आज जब कोविड जैसी कंडीशन है और उस वक्त जब मुझे कोई भी डॉक्टर एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं थे, हम इतने हॉस्पिटल्स इतने डॉक्टर घूम चुके हैं, ऐसे कंडीशन में से डॉक्टर शाहू हैं जिन्होंने मेरे डैड को बाहर निकाला एंड नाउ इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बस मेरे डैड वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि दैट ही कैन से समथिंग इन अ वीडियो, दैट्स वाई मेरे डैड के बिहाफ में मैं वीडियो बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच टू द डॉक्टर शाहू, complete team, the entire team of Shahu Clinic. Everybody has did a well job and please keep doing this good work for the people क्योंकि इस वक्त नागपुर को आपकी सख्त ज़रूरत है, सख्त से सख्त ज़रूरत। थैंक यू सो मच and 100 of time thanks, not only 100 uncountable number of thanks to Dr. Shahu. Thank you so much, sir.